क्योंकि वो लगातार रोए जा रही थी, इसलिए गोपाल उस गाय को लेकर अनामिका के घर जाते हैं। दरवाजा खोलते हैं पर घर के अंदर उसे कोई नहीं दिखता। दरवाजा खुला हुआ है, आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है, लगता है आंगन में होंगे। तो क्या मैं जोर से बुलाऊं? इस तरह सोचते हुए गोपाल जोर से आवाज लगाता है, मैडम, अनामिका मैडम। आवाज लगाते ही अनामिका अंदर से बाहर निकल आती है। भगवान का शुक्रिया कि आप गांव में ही हैं। मुझे तो लगा कि कहीं आप ससुराल न चली गई हैं। देखिए ना, मेरी गाय कब से चिल्लाए जा रही है। गाय को क्या हुआ? आप ही देखिए ना दीदी, कब से चिल्लाए जा रही है। इस तरह कहने पे अनामिका गाय को देखने लगती है। गाय चिल्लाए जा रही थी और उसके आंखों में आंसू थे। वो देखती है गाय का पेट फूला हुआ है। गोपाल, कब से ये गाय चिल्ला रही है? रात से ही चिल्ला रही है अनामिका दीदी। ये सुनकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से से वो कहती है, आपको अकल नहीं है क्या? छी, उम्र तो हो गई है ना, रात से ही जब चिल्ला रही है तो गाय को रात में ही लाना चाहिए था ना। बेचारी, इसे कितना पेट में दर्द हुआ, देखो इसका पेट किस तरह फुला हुआ है। अनामिका घर के अंदर चली जाती है। गोपाल गाय को देखने लगता है। हाय रे, तुम्हें पेट दर्द हो रहा है, मुझे लगा भूख लगी है, इसीलिए मैं हरी हरी घास खाने को दिया। फिर भी तुम चिल्ला रही थी, मैंने पानी दिया, फिर भी चिल्ला रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि पेट दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर देना। गोपाल गाय के आंसू पोंछने लगता है। तभी अनामिका मवेशियों को लगाने वाला एक बड़ा सा इंजेक्शन लेके अंदर से बाहर आती है। वो गाय को प्यार से देखती है। थोड़ा बर्दाश्त करो माँ, इंजेक्शन दूंगी, तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। जब मैं इंजेक्शन दूंगी तुम बिल्कुल मत हिलना, अगर तुम हिली तो इंजेक्शन टेढ़ी हो सकती है और तुम्हें ज्यादा दर्द हो सकता है। इस तरह कहने पे गाय अपना सर हिलाती है। अनामिका खुशी खुशी उसे इंजेक्शन देने लगती है। फिर अनामिका गोपाल से कहती है, बड़े भैया, कल मुझे लेने के लिए मेरी सासू माँ विदेश से आ रही है। अगर गाय कल भी ऐसी रोए तो समझ जाइएगा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। इन गोलियों को आप पानी में मिला के पिला दीजिएगा। अनामिका गोपाल के हाथ में दवाइयाँ देती है। गोपाल हाथ जोड़ के धन्यवाद कहता है। अनामिका घर के अंदर चली जाती है। गोपाल अपनी गाय को लेकर वहाँ से चला जाता है। मॉडर्न ड्रेस में विदेशी सासू माँ शारदा, पति प्रसाद, दोनों ही अनामिका के मायके वाले घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी अनामिका की माँ सावित्री, जो पौधों पर पानी दे रही थी, उनकी नजर उन दोनों पे पड़ती है। देख के लग रहा है कि कोई नाटक कंपनी से है, पर मेरे घर में क्या कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से भगाना होगा। इस तरह सोचते हुए वो उनके पास जाती है। आप लोग कौन हैं? आप लोगों को क्या चाहिए और इतना मेकअप लगा के मेरे घर पे क्यों आए हैं? कहीं आप दोनों बच्चे चुराने वाले तो नहीं है? अरे बहन जी, क्या भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को देख के ही संदेह हुआ था। मैं गली के कुत्तों को बुलाती हूँ, वही लोग आके आप लोगों को खींचते हुए ले जाएंगे और खा लेंगे। सावित्री के इस तरह से कहने पे प्रसाद समझ जाते हैं वो क्या कहना चाहती है। बहन जी, अनामिका, वो अनामिका। हाँ, वो मेरी बेटी है। तो क्या आपके गाय बछड़े को कुछ दिक्कत हुई है? अभी बुला देती हूँ, रुकिए। अनामिका, अनामिका। इस तरह वो अपनी बेटी अनामिका को आवाज लगाती है। अनामिका आवाज सुन के बाहर निकल आती है। विदेश से आए सास ससुर को देखकर अनामिका तुरंत पहचान जाती है। वेलकम सासू माँ, फॉरेन से कब आए पिताजी? जैसे वो कहती है, सावित्री उन्हें देखकर घबरा जाती है। Look, all village ready. Take this luggage bag. इतना कहकर शारदा घर के अंदर चली जाती है। ये बात सुनकर अनामिका और सावित्री एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगती है। प्रसाद समझ जाते हैं कि इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे मेरी गांव की बहू, तुम्हारी सास ने कहा ये लगेज बैग लेकर आओ और वो अंदर चली गई। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप अनामिका की सास और आप ससुर जी है। जब दामाद जी रमेश की अनामिका से शादी हो रही थी, आप लोग नहीं आए थे ना, इसीलिए मैं पहचान नहीं पाई, मुझसे गलती हो गई। अंदर चलिए, विदेशी सासू माँ गुस्से में है। इस तरह कहने पे अनामिका और प्रसाद घर के अंदर जाते हैं। सावित्री लगेज बैग लेकर पीछे से आती है। उस रात उस घर के बेडरूम में शारदा ठीक से सो नहीं पाती है।
बिस्तर पे बैठकर वो सो रहे प्रसाद को देखने लगती है। आप कैसे सो रहे हो जी? हमेशा की तरह, जैसे ही अपनी आंखें बंद की मैं तुरंत सो गया। क्यों, तुम सो नहीं पा रही हो? नहीं, ना यहाँ पे एसी है, ना ठीक से फैन चल रहा है, ऊपर से इतनी गर्मी है, मैं यहाँ पे कैसे सो सकती हूँ? आप ही बताइए। कोई चारा नहीं है शारदा, एडजस्ट करना होगा, कहकर प्रसाद गुस्से से आंखें बंद कर लेते हैं। अनामिका, ओ मेरी गांव की बहू, इधर आना जरा। इस तरह बुलाने पे अनामिका और सावित्री घबराते हुए सासू माँ के कमरे में आती है। क्या हुआ माँ जी? बिना एसी का मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे एसी चाहिए। अभी एसी मांगेंगी तो कैसे होगा माँ जी? कम से कम ठंडी हवा चलती तो मैं सो जाती, वो भी यहाँ पे नहीं है क्या? इस तरह कहने पे गांव की बहुरानी अनामिका सोचने लगती है। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। माँ जी, आप जाके बिस्तर पे सो जाइए, आपके लिए ठंडी हवा का बंदोबस्त मैं कर देती हूँ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। सावित्री को कुछ समझ में नहीं आता है। शारदा जाके बिस्तर पे सो जाती है। अनामिका बहुत अच्छे से सोचती है, फिर कुएं के पानी में कंबल को अच्छे से निचोड़ के ले आती है और उस कंबल से शारदा को ढक देती है। उस कंबल से पानी चूए जा रहा था। सासू माँ शारदा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि गांव की बहुरानी कर क्या रही है। ये क्या है? माँ जी, कुएं के ठंडे पानी में मैंने कंबल को अच्छे से भिगो दिया है। हाँ, फिर देखिए, फैन घूमेगा तो आपको ठंडी हवा लगेगी। लग रही है। पंखा चलते ही आपको ठंडी ठंडी हवा लगेगी और आप आराम से आज रात सो सकती हैं। माँ सावित्री खड़ी खड़ी ये सब देखती है और बेटी की बुद्धि देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरी गांव की बेटी कितनी तेज दिमाग की है। सावित्री सोचते हुए बेटी की तारीफ करने लगती है। ये सुनकर शारदा गुस्से से, इसे निकालो अनामिका, अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह कहने पे अनामिका कंबल निकाल देती है और शारदा उठ के बैठ जाती है बिस्तर पे। अनामिका, इस घर में कम से कम एक कूलर भी नहीं है। नहीं माँ जी। अब मैं कैसे सोऊंगी? ठंडा नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। अनामिका कमरे से बाहर निकल आती है और फिर अपने पिताजी राघव जो सो रहे थे बिस्तर पे, उन्हें जगाती है। पूरी बात बताती है। ठीक है बेटा, अभी मैं कुछ करता हूँ। अनामिका वहाँ से शारदा के पास लौट आती है। फिर शारदा को लेकर वो बाहर निकल आती है। बेटी के कहने पे राघव फूलों के पौधों के बीच में बिस्तर लगाने का बंदोबस्त करते हैं। विदेशी सासू माँ वहाँ पे आके सोती है। बाहर थोड़ी थोड़ी ठंड थी। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी ठंडक है। फिर वहाँ वो सो जाती है। अनामिका, सावित्री, राघव तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। विदेशी सासू माँ शारदा बाहर आराम से निश्चिंत होकर सोती है। फिर एक रात ज्यादा ठंड होने की वजह से शारदा उठ के देखने लगती है। चारों तरफ कोई नहीं था, अंधेरा था। वो काफी डर जाती है। पूरा गांव मानो सो रहा था। थोड़ी दूर पे ही गोपाल साइकिल लेकर खेत के तरफ जा रहा होता है। हे भगवान, ये कोई साइकिल भूत तो नहीं? अरे बाप रे! ये सोचकर वो भाग के दरवाजे के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगती है। अनामिका आकर दरवाजा खोलती है। अनामिका, साइकिल घोस्ट, साइकिल घोस्ट! इस तरह डर के मारे चिल्लाते हुए वो अंदर आती है। वो साइकिल चलाने वाला कोई और नहीं गोपाल था। ये देखकर अनामिका हंसने लगती है। सुबह का वक्त था। बिस्तर पे लेटी हुई थी विदेशी सासू माँ। उसे काफी तेज बुखार था। बहू, विदेशी सासू माँ को तेज बुखार है, जरा डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है ससुर जी। पिताजी? गांव में डॉक्टर साहब नहीं है, वो शहर गए हैं। अब क्या होगा पिताजी? तुम तो डॉक्टर हो, तुम ही उन्हें देख लो। क्या मेरी गांव की बहू डॉक्टर है? ऐसी डॉक्टर नहीं है भाई साहब, पशुओं की डॉक्टर है। अनामिका जाओ, तुम्हारी विदेशी सासू माँ बुखार से तड़प रही है। माँ के इस तरह से कहने पे अनामिका अपनी सासू माँ के पास जाती है। वाह शारदा, तुम्हारी क्या किस्मत है। तुम उठकर विदेश से आई हो और तुम्हारी पशुओं की डॉक्टर वाली बहू तुम्हें अब इंजेक्शन लगाएगी। प्रसाद ऐसा कह ही रहे थे, तभी गांव की बहू अनामिका एक बड़ा सा पशुओं का इंजेक्शन लेकर वहाँ पर आती है। बस शारदा उस इंजेक्शन को देखकर घबरा जाती है और उठ के सीधा खड़ी हो जाती है। मुझे कोई बुखार उखार नहीं है, अभी कपड़े पैक करो, हम तुरंत यहाँ से जाएंगे। नहीं शारदा, फिर से तुम्हें बुखार आ सकता है, पहले तुम इंजेक्शन ले लो।
ऐसा कहकर प्रसाद जोर से शारदा को पकड़ लेते हैं। अनामिका इंजेक्शन लगाती है। बस शारदा वहीं बेहोश होके गिर जाती है। फिर 2 दिनों के बाद गांव की बहू अनामिका को सास ससुर विदेश लेके चले जाते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। रमेश के घर में किशोर और माधव आकर कॉलिंग बेल बजाते हैं। उस घर में सोफे पे बैठकर शारदा टीवी देख रही होती है। कॉलिंग बेल की आवाज सुन के वो कहती है, बच्चों का लंच बॉक्स लेकर बहू अनामिका गई है, अभी तो वो लौट के नहीं आएगी, तो फिर अभी कौन आया होगा। इस तरह सोच रही थी। ठीक उसी वक्त किशोर दोबारा कॉलिंग बेल बजाता है। समझ गई हूँ मैं कि इस वक्त कौन आया होगा। सेल्स वालों का ना बिल्कुल कोई टाइम वाइम नहीं होता है। इनका कोई काम धाम नहीं है, बस लोगों के घर में जाएंगे और जाके उनको कॉल बेल बजाएंगे। अब मैं इन्हें ना सबक सिखाती हूँ। इस तरह शारदा सोचती है। फिर अपना टीवी बंद करके दरवाजे के पास आके वो दरवाजा खोलती है। देखती है दरवाजे के सामने किशोर और माधव खड़े हैं। नमस्ते मैडम। मैं तुम्हें नमस्ते वमस्ते नहीं कहूंगी। अगर तुम अचार की कंपनी से आए हो ना तो जान लो अचार वचार नहीं चाहिए मुझे। वो बात नहीं है मैडम, मुझे पूरी बात कहने दो। तुम लोग फ्लैट बेचने आए हो ना, हम फ्लैट खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। मैडम एक बार हमारी बात तो सुनिए, बाद में आपको जो कहना कह लीजिएगा। मुझे पता है तुम लोग कौन हो। तुम लोगों का चेहरा देखकर ही मैं बता सकता हूँ तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। फिर तो हमें अपनी परिचय देने की भी जरूरत नहीं है मैडम। हाँ बाबू, तुम लोगों का चेहरा देख के लग रहा है तुम लोग घर घर जाते हो और जाकर पापड़ बेचते हो। हमें पापड़ वापड़ नहीं चाहिए। इस तरह कहने पे किशोर और माधव एक दूसरे का चेहरा बड़े ही आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। उधर अनामिका लंच बॉक्स का एक बैग लेकर स्कूल परिसर के अंदर ही एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी लंच ब्रेक की घंटी बजती है। बच्चे खुशी खुशी स्कूल के अंदर से बाहर निकल आते हैं। अनामिका बड़े ही उत्सुकता से बच्चों का इंतजार कर रही थी। हरीश और भव्या अनामिका को देखकर उसके पास आते हैं। माँ, आज तुम लंच में हमारे लिए कौन सी सब्जी लेकर आई हो? कौन सी सब्जी मैं बताऊं क्या? नहीं माँ, हर दिन तो बहन सब सही से बताती है, आज मैं बताना चाहता हूँ। तुमसे बहन छोटी है ना, तुम्हें अपनी बहन को मौका देना चाहिए, उसके बाद तुम कहना। इसका मतलब ये है कि पूरे घर में मैं बॉस हूँ। ये बात तुम्हें समझ में आया कि नहीं भैया? हाँ, बहुत भाव मान लिया। अब तुम बताओ, मम्मी ने आज कौन सी सब्जी लाई है? अगर तुम लोग दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे तो लंच ब्रेक भी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद भूखे ही वापस क्लास में जाना होगा। फिर घर लौटने के बाद खाना दो कहोगे तो मैं नहीं दे सकती हूँ। बाकी तुम लोगों की मर्जी। इस तरह कहकर वो अपना लंच बॉक्स खोलती है। जैसे ही बच्चे पालक देखते हैं, हरीश और भव्या खुशी खुशी खाना शुरू कर देते हैं। उधर घर पे शारदा किशोर और माधव से कह रही होती है, घर पे मेरी बहू है अनामिका। वो अपने हाथों से इतने स्वादिष्ट पापड़ बनाती है कि मैं क्या कहूँ, मानो स्वाद से भरपूर। मैडम, हम आपके बेटे रमेश के साथ काम करते हैं। इस तरह कहने पे शारदा को थोड़ा शर्म आती है और फिर कहती है, अरे बेटा, असल में बुरा मत मानना। असल में जो भी मेरे बेटे के साथ काम करता है, मुझे लगता है कि वो भी बेटे की तरह हैंडसम होगा, इसीलिए थोड़ी गलत फहमी हो गई। बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम लोग को देखकर लगता है कि तुम लोग घर घर जाके पापड़, अचार और फ्लैट्स बेचते हो। हाँ मैडम, आप हमारे बारे में कुछ भी सोचिए, लेकिन अभी पहले अंदर चल के बात करते हैं। इस तरह से कहने पर वो उन्हें अंदर ले जाती है। शारदा थोड़ी सी घबराई हुई थी। किशोर और माधव जाके सोफे पे बैठते हैं। बेटा, तुम लोग यहाँ पे बैठो, मैं चाय ले आती हूँ। नहीं मैडम, अगर आप किचन में चली गई तो हमें पता है आप क्या ले आएंगी। हम जो बताने आए हैं यहाँ पे वो बताकर जाना चाहते हैं। तुम लोगों को कैसे पता मैं किचन में मिर्च पाउडर लेने जाऊंगी? मैजिक जानते हो क्या? या फिर तुम लोगों के पास ऐसी शक्ति है जिससे लोगों का दिमाग पढ़ सकते हो? नहीं मैडम, इससे पहले भी आपने एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ओहो,
इसका मतलब है तुम इससे पहले भी मेरे यहाँ पे आए हो। तो ये बताओ अब तुम मेरे घर फिर से क्यों आए हो? रमेश की मैरिज एनिवर्सरी और वैलेंटाइंस डे दोनों एक साथ ही है ना? तो क्या मैं जाके रंगीला डांस करूं या फिर ऑफिस में तुम सभी लोगों को खाना बांटूं? बताओ क्या करूं? हमें रंगीला डांस या खाने की जरूरत नहीं, हम घर पे ही करना चाहते हैं। इस अवसर पर हम चाहते हैं कि स्टेज पे वो एक दूसरे को प्रपोज करे। वहाँ पे जितने दंपति होंगे सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना होगा और सभी अपने पार्टनर को आई लव यू कहेंगे। क्या कहती है? उस दिन जितना भी खर्च होगा उसका बजट मैं और किशोर देख लेंगे। ये सुनते ही मानो शारदा का चेहरा खिल उठता है। ठीक है बाबू, अगर तुम चाहते ही हो मेरी बेटी के सालगिरह और वैलेंटाइंस डे अपने खर्चे पे सेलिब्रेट करना, फिर मैं क्यों मना करूं? जो मर्जी करो। इस बारे में उसे कुछ मत कहिएगा, हम उसे सरप्राइज देंगे। ठीक है बाबू, मैं अपनी बहू से कुछ नहीं कहूंगी। आप लोग भी ऑफिस में बेटे से कुछ मत कहिएगा। अभी आप लोग जाइए, मेरे सीरियल का वक्त हो रहा है। इतना कहने पे किशोर और माधव वहाँ से चला जाता है। उधर ऑफिस में अपने कैबिन में रमेश बैठा हुआ होता है। 10 मिनट में आ रहा हूँ कहकर ये किशोर और माधव दोनों गए कहाँ? करीबन आधे घंटे निकल गए हैं, अभी तक ये दोनों लौटे नहीं। एक बार दोनों को फोन लगाकर देखता हूँ। इस तरह सोचकर वो सेलफोन निकाल के किशोर को फोन लगाता है। उधर माधव बाइक चला रहा था और किशोर पीछे में बैठा हुआ था, इसीलिए वो फोन उठा लेता है। कहो, तुम लोग कहाँ हो? 30 मिनट हो गए लंच ब्रेक हुए, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम लोग आ रहे हो कि मैं खा लूं? हाँ हाँ, हम आ रहे हैं, 10 मिनट हमारे लिए इंतजार कर लो। इतना कहकर किशोर फोन रख देता है। उधर स्कूल में बच्चों को लंच ब्रेक में मिलने गई अनामिका। ठीक है बच्चे, अब लंच टाइम खत्म हो गया, अब तुम लोग क्लास में जाओ। शाम को मैं या तो दादी, दादाजी या फिर पिताजी कोई आएंगे तुम्हें लेने के लिए। तुम लोग अकेले स्कूल से मत जाना, यहीं पे बैठे रहना और इंतजार करना। अगर तुम्हें कोई बुलाए तो मत जाना। अगर कोई चॉकलेट देंगे कहे तो भी मत खाना, समझे ना? क्यों माँ, ये सब रोज क्यों कहती हो? आजकल का जमाना ठीक नहीं है, बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। अकेले जाओगे तो कुत्ता अटैक कर सकता है या फिर चॉकलेट में केमिकल मिला के कोई दे सकता है। भैया, अगर मम्मी ऐसा कह रही है तो हमारे भलाई के लिए कह रही है। ठीक है माँ। भव्या ऐसा कह ही रही थी, तब तक स्कूल की घंटी बज जाती है। हरीश और भव्या स्कूल में लौट आते हैं। अनामिका अपने घर के लिए निकल जाती है। उधर ऑफिस में किशोर, माधव और रमेश तीनों अच्छे से बातचीत करते हुए लंच करते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन अनामिका और रमेश की शादी की सालगिरह आती है। उस दिन वैलेंटाइंस डे भी था। उस वक्त करीबन रात के 12 बज रहे थे। रमेश और अनामिका अपने बेडरूम में सो रहे थे। घर के दरवाजे के पास निकल के शारदा फोन लगाती है। बेटा किशोर, माधव, तुम लोग आ जाओ। शारदा के इस तरह से कहने के बाद किशोर और माधव रमेश और अनामिका की शादी की सालगिरह पर जो कार्यक्रम करने वाले थे वो सब कुछ लेकर वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं। घर के हॉल को वो अच्छे तरह से डेकोरेट कर देते हैं। बच्चे, अपने माँ पिताजी को जगाओ और उन्हें यहाँ पे लेकर आओ। इस तरह कहने पे हरीश और भव्या खुशी खुशी उठ के रमेश और अनामिका को जगाते हैं और उन्हें बाहर लेकर आते हैं। बाहर आके देखते हैं कि चारों तरफ डेकोरेटेड है। वो देखकर बहुत खुश होते हैं। अब चूंकि उन दोनों की शादी की सालगिरह थी, साथ ही साथ वैलेंटाइंस डे भी था, इसी खुशी में वो केक काटते हैं। बच्चे भी ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होते हैं। राम, आज वैलेंटाइंस डे भी है, आज तुमको अनामिका को प्रपोज करना है, करो। ऐसा कहकर वो जाके रमेश को एक गुलाब का फूल देता है। रमेश शर्माते हुए गुलाब का फूल लेकर अनामिका के पास जाता है। अनु, आई लव यू। ये कहकर वो अनामिका को गुलाब का फूल देता है। अनामिका शर्मा जाती है। सेम टू यू राम। इस तरह कहकर अनामिका शर्माते हुए गुलाब का फूल रमेश के हाथ से ले लेती है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अगले दिन अनामिका और रमेश जाके शारदा और प्रसाद का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। बेटा रमेश, आज तुम दोनों की शादी की सालगिरह है, बहू को लेकर कहीं से घूम आओ। माँ, बच्चों को छोड़ के इस तरह हम बाहर जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा हमें भी। हम दोनों बच्चों को देख लेंगे, तुम लोग घूम कर आओ। जाइए पिताजी, मैं और बहन
दादा दादी के साथ घर पे आराम से रहेंगे, चिंता मत कीजिए। इस तरह कहने पे रमेश और अनामिका वैलेंटाइंस डे के मौके पर लव बर्ड्स की तरह आराम से घूमने निकल जाते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।